नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना लॉकडाउन में दो बड़ी चीजें हो रही हैं। एक चीजें, लॉकडाउन जब खुल रहा है तो कोरोना अपने चरम पर है और सबसे ज्यादा कोरोना से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर बात करें तो वो मार पड़ रही है कास्टिज्म की, एट्रोसिटी की। नागपुर में एक स्कॉलर को मार दिया जाता है। उसके बाद लगातार प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया था उसे, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि लगातार देश भर में इस तरह की खबरें आ रही है। प्रशांत कनौजिया एक मीटिंग में भी थे जिसमें हाथी को लेकर इस देश में डिबेट होता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हत्याओं पर डिबेट नहीं होता है। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, आप सब जानते हैं उनको। प्रशांत कनौजिया हैं, उनको भी आप जानते हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर पत्रकारिता, जब आपके पास टेलीविजन चैनल नहीं, अखबार नहीं है, तो प्रशांत को खबरें कहां से पता चलती है। मैं नवीन को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज तक में एडिटर पद पर थे। खबर आ रही है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। और नागपुर से जो मेरे साथ हैं साथी, वो भी बताएंगे आपको। नागपुर से हैं, जो आप देख रहे हैं, ये वहां इन तमाम मुद्दों को लेकर अपडेट करेंगे आपको। तो इन्हीं से शुरू करते हैं कि नागपुर में क्या हुआ था दादा पहले। जय भीम। हेलो। हाँ बोलिए, आ रही आवाज। और केपी चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एससी एसटी फेडरेशन के प्रधान महासचिव हैं, और उनकी भी लगातार नजर होती है। बताइए पैंथर पार्टी से हैं और वो संगठन, क्या हुआ था नागपुर में, पूरा मामला क्या था? नागपुर ये भूमि है जहाँ दीक्षा भूमि है, और वही ये भूमि है विदर्भ, जहाँ खैरलाल जी हत्याकांड उसी यहाँ पे विदर्भ में सबसे ज्यादा दलित अत्याचार हो रहे हैं। अरविंद बंसोड़ नाम का एक स्कॉलर, एक युवा एक्टिविस्ट, जो पिछले लोकसभा और विधानसभा में यहाँ दलित पार्टी का काम करता था, और उसी के बदले जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस की, ये सरकार में जो गृह मंत्री है राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनिल देशमुख, इनके करीबी जो मिथिलेश हुमरकर है, वो पंचायत समिति सदस्य है। उनके खिलाफ चुनाव में काम किया। एमपीएससी की तैयारी करने वाला स्कॉलर था। उसी का गुस्सा मन में रखकर मिथिलेश हुमरकर की गैस एजेंसी थी, और उस गैस एजेंसी का नंबर एक गरीब महिला को लग रहा था, इसलिए उस गैस एजेंसी का बोर्ड का फोटो लेने की कोशिश जब अरविंद बंसोड़ कर रहा था, तभी अंदर से मिथिलेश हुमरकर आता है, उसे अंदर बुलाता है और उसको कास्ट के ऊपर गाली गलौज करता है और मारने लगता है। और मारते समय यही बोलता है कि तुझे दलित नेता बनना है क्या, तुझे दलित नेता बनना है क्या, मैं तुझे कहां मार के फेंकूंगा, पता भी नहीं चलेगा। आप थोड़ा बताएंगे और कि और दो तीन बड़ी घटनाएं हुई है महाराष्ट्र में, कहां कहां हुई है, शॉर्ट में बताइए। ये अरविंद बंसोड़ की जो घटना है एनसीपी के मतदार संघ में हुई है, जहां गृह मंत्री का मतदार संघ है। कल विराज जगताप की हत्या हुई है, जो पुणे में हुई है, पिंपरी में। उसने उच्च जाति के लड़की से प्यार किया, इसलिए उसकी हत्या करी है। उसके ऊपर जानलेवा हमला करके उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद पहले औरंगाबाद में, वैजापुर में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, वहां पे भी भीमराज गायकवाड़ बोल के एक तरुण की हत्या कराई गई थी। वो भी यही मामला था कि उसके भाई ने एक उच्च जाति के लड़की से प्यार किया। पिछले 15 दिनों में ये 3 हत्याकांड हुए हैं। और बीड जिला बोल के महाराष्ट्र में है, मराठवाड़ा में, चलिए वहां पे आदिवासी समूह के 3 लोगों की जमीन के विवाद में हत्या कर दी है, जातिवाद से। ठीक है। मैं फिर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि हम सब लोग अपनी बात को सॉल्यूशन क्या उसके तरफ भी बढ़े। और शुक्रिया आपने बताया। प्रशांत, एक पत्रकार के तौर पे कितना मुश्किल होता है, आपके पास ना टेलीविजन है ना अखबार है, तो आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं, जबकि आपको एक बार इस पर आप केस भी लड़ रहे हैं, मुकदमा भी झेल रहे हैं,
तो कितना मुश्किल है एक पत्रकार के तौर पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना, और आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, जबकि आपके पास ना कोई मीडिया है ना चैनल है। हाथी पर तो डिबेट हो जाता है, लेकिन आपके जो खास है उस पर कोई खबर तो चलती नहीं है, तो आप कैसे खबर इनपुट कहाँ से मिलती है आपकी? देखिए शंभू जी, जब से सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है और जो उसका पेनिट्रेशन बढ़ा है, वो दलित और जो पसमंदा और पिछड़ा कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। आज जितने भी, मैं दिल्ली में बैठा हूँ लेकिन मैं नागपुर की खबर हो, चाहे पुणे की खबर हो, चाहे औरंगाबाद की खबर हो, वो मुझ तक पहुंचती है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। और हमारे जो लोग हैं, अम्बेडकराइट आंदोलन में लोग जो काम कर रहे हैं, समय समय पर जो ग्राउंड डिटेल है वो हमें पहुंचाते रहते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं ग्राउंड पर हो रही हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि टीवी मीडिया कितना इसमें इंटरेस्ट लेता है। जितेश और साक्षी के मामले में ही आप देख लीजिए कि वो जिंदा बच गए, इसके लिए उसको डिमोनाइज करने के लिए कई डिबेट की गई कि वो चरस पीता है, वो गांजा पीता है। कोई बहस नहीं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम दलितों के पास, हम वंचितों के पास सोशल मीडिया एक बहुत मतलब इसने बहुत डेमोक्रेटाइजेशन किया है पब्लिक स्फीयर में आकर, और हमारी बातों को सिर्फ भारत नहीं, भारत दूसरे देशों तक पहुंचाने का जो काम किया है। मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया पे जिस प्रकार काम कर रहे हैं वो हमारी एक यूनिटी पे नजर आ रही है कि नागपुर की बातों को लेकर यूपी में आदमी लिख रहा है, यूपी की एट्रोसिटी पर आदमी नागपुर में लिख रहा है, औरंगाबाद में लिख रहा है। तो एक तरीके का ब्रिज हमारे बीच में डेवलप हुआ है और इसी के माध्यम से खबर मिल रही है। आप टीवी पर क्या खबर लेंगे? टीवी पर तो हमारे सिर्फ मौत की खबर आती है, हमारे आंदोलनों, हमारे अपराइजिंग की खबर नहीं आती है। मतलब जो SC ST OBC के नेता हैं, उनको अगर उनके समाज की खबरें, एट्रोसिटी हो, सक्सेस हो, तो उनको सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन में तो बिरसा मुंडा की आज बिरसा मुंडा का आज पुण्यतिथि नहीं है। आप शंभू जी, अगर आज ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया का अगर आज जयंती होता ना, तो उसके ऊपर एक आज तक के ऊपर 9 बजे ये लोग एक तरीके का पूरा प्राइम टाइम करते। ठीक है, ये लोग हर उन लोगों के ऊपर प्राइम टाइम करने की कोशिश करते हैं। बाला साहब ठाकरे पे करते हैं, अडवाणी पर करते हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पे करते हैं, लेकिन जो बहुजनों के महानायक हैं, बिरसा अम्बेडकर हो, चाहे पेरियार हो, चाहे वो महात्मा फूले हों, उनके ऊपर आप कभी भी किसी भी टेलीविजन पर नहीं देखेंगे कोई तरीके का प्राइम टाइम हुआ हो और उनकी बातों को बताया गया, उनके विचारों को बताया गया हो। प्रशांत से ज्यादा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। प्रशांत से हम ज्यादा बात करेंगे और रतनलाल सर से जुड़ रहे हैं। रतनलाल सर, क्या लग रहा है, आप सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? उसको आप इम्पैक्ट दिख रहा है, सूचना आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उसका समस्या का समाधान क्या होगा? समाधान तो नहीं आ रहा है, सिर्फ सूचना ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। तो ये महत्वपूर्ण है, मतलब मैं इसको डिमीन नहीं कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है कि हमारे लोग सोशल मीडिया को ही देखते हैं और व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू ही उनको जान पाते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाए, ये सवाल है और इस पे बहस लाजमी है। सोशल मीडिया की भूमिका है, मैंने लिखा भी है, लेख भी कई लिखे हैं और लगातार बोलता भी रहता हूँ और कई सालों से आप देख ही रहे हैं। लेकिन वो सर, मेरा सवाल था कि पहले रोज रोहित वेमुला होता था, पहले रोज जो अभी नागपुर में हत्या हुई है, देश भर में हत्या हुई, पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था। क्या हम सोशल मीडिया से सिर्फ अभी खबरें पता कर रहे हैं? रिएक्शन तो अभी आना बहुत देर की बात है, पता चल रही है खबर, तो आगे क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? नहीं, मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट रोल है और खबर आदान प्रदान हो रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से ही रोहित वेमुला का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। 2 अप्रैल भारत बंद हुआ, 5 मार्च रोस्टर के सवाल पे भारत बंद हुआ और सरकार को झुकना पड़ा दोनों बार। तो एक रोल है, लेकिन एक होता है कि देखिए, एक होता है बीमारी जुकाम हो जाए तो उसका इलाज करना, एक होता है बीमारी के जड़ का इलाज करना। बीमारी के जड़ का इलाज कैसे हो? तो यहाँ हो रहा है क्या, एक घटना हो रही है, हम लोग 4 लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, नेता सब चुप बैठता है और सीधा खाली रोज घटना होती है। रोहित वेमुला से कम नहीं हो रही घटनाएं, ज्यादा हो रही, इनफैक्ट ज्यादा हो रही हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। घटनाएं बढ़ी हैं। वो सवाल है कि विमर्श तो बन रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, इस पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग तो भाई मास्टर आदमी, अब पढ़ाते हैं,
आर्टिकल लिखते हैं, हमारा जो काम है अपने हिस्से का। सर मैं आऊंगा सर उस सवाल पर कि क्या जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप है उनको अब चूंकि वो टीवी अखबार की खबर देख के ट्वीट करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, उनको लगता है कि देश में वही हो रहा है जो टीवी अखबार दिखा रहा है। क्या सोशल मीडिया ने साफ साफ कैटेगराइज कर दिया है? KP चौधरी साहब को लेते हैं। चौधरी जी क्या लग रहा है, आपके तो पास बड़ा संगठन है, देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, आप तक खबरें कैसे पहुंचते हैं? आप क्या टेलीविजन अखबार देख के खबरें पता कर रहे हैं कास्ट एट्रोसिटी की, या आपके पास अपने सोर्सेज है या सोशल मीडिया? नहीं, निश्चित रूप से सोशल मीडिया का जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में हुआ है, जिससे भारत की सरकार भी उसका संज्ञान ले रही है, तो हम ये मानते हैं कि जो सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका पिछले वर्षों में अदा की है, वही आज बहुजन समाज की आवाज बन करके उभर करके ऊपर आ रही है। और जो भी हमारे सोशल मीडिया में साथी काम कर रहे हैं, जिसमें आपका नेशनल दस्तक प्रमुख है, नेशन स्पीक्स इंडिया भी, इसके अलावा समता आवाज, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, समाज की आवाज उठा रहे हैं। तो ये श्रेय मैं पूर्णतः सोशल मीडिया को देता हूं कि जो भी जानकारियों का आदान प्रदान देश और विदेश में हुआ है और जो भी जन जागृति हुई है, उसका 100% जो श्रेय है वो सोशल मीडिया को जाता है। सर सॉल्यूशन क्या है? चौधरी जी आपसे शुरुआत करते हैं, हम सारे सवाल पर जाएंगे। सॉल्यूशन क्या लगता है? जो कास्ट एट्रोसिटी, अमेरिका में 14% काले लोग हैं, वो खड़े हो जाते हैं। भारत में हाथी को लेकर बहस होता है। चलिए वो टीवी आपको नहीं दिखाएगा, हम लोग खबर पास कर रहे हैं देश के। मुझे लगता है कि अभी शांति स्वरूप बौद्ध जी का निधन होता है, परिनिर्वाण होता है, लाखों लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सोशल मीडिया के जरिए खबर जाती है। ये जो कास्ट एट्रोसिटी हो रहा है, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा हो रही है, तो क्या है बहुजन समाज के पास सॉल्यूशन? क्या हम जो काले लोग हैं उस तरह से खड़ा हो सकते हैं, और हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी खड़ा होने की स्थिति में है कि नहीं, और क्या करना चाहिए? और खासकर आप जैसे जो तमाम संगठन है, SC ST OBC के जो लोग यूनियन चला रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, जिनके पास लाखों ताकतवर लोग हैं, क्या उनके बीच इन सब चीजों को लेकर बातचीत होती है, और आपको क्या सॉल्यूशन लगता है? देखिए, इसमें काफी विचार विमर्श हुआ है, और इसमें संगठन की परिधि, व्यक्तित्व की परिधि, मैं बड़ा, मेरा संगठन बड़ा, मैं बहुत काबिल हूं, मैं बड़ा योग्य हूं, मैं IAS हूं, मैं IPS हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं MP हूं, मैं NRI हूं, बहुत सारी सीमाएं लोगों ने अपनी तय कर रखी है, बांध रखी है, और सीमाओं से लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक पूरा समाज अपनी सीमाओं को तोड़ करके और बाबा साहब अम्बेडकर उनके बनाए हुए संविधान को अपना नेता नहीं मानेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अगर एक नेता के नेतृत्व में पूरा समाज इकट्ठा होगा, मैं हमेशा ये अपील कर रहा हूं सभी लोगों से कि व्यक्ति को छोड़ दो, आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को अपना नेता मान लीजिएगा, संविधान को आगे लेके चलिए साहब, हम उसके पीछे चलेंगे। सारे समाज को एक बार इकट्ठा होना होगा। 97 में समाज इकट्ठा हुआ, 99 में, 98 में महारैलियां हुई, सरकार को झुकना पड़ा, 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करना पड़ा, 3 अमेंडमेंट सरकार को करने पड़े। जब समाज इकट्ठा, 2 अप्रैल को समाज इकट्ठा हुआ, SC ST एट्रोसिटी एक्ट को भारत की सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समाज की एकता ही समाज को नई दिशा दे पाएगी। कोई भी नेता इस औकात में नहीं है कि आज वो समाज को कोई दिशा दे सके या समाज का कोई भला कर सके। इन्होंने तो बल्कि उल्टा नाश कर रखा है। ये मैं बड़ा, मेरा संगठन बड़ा, मैं ये हूं, ना किसी IAS की 2 कौड़ी की पूछ है, ना किसी IPS की 2 कौड़ी की पूछ है। लोकसभा के MP और मिनिस्टर्स की पोजीशन हम रोज देख ही रहे हैं। हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, संगठनों के नेता, इन्हें 2 कौड़ी को कोई नहीं पूछ रहा। कुल मिलाकर पूरा समाज बिल्कुल सड़क पर आ चुका है। समाज की दुर्दशा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 जुलाई 1997 को जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर भारत में लागू हुआ था, सरकारी क्षेत्र में 40 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। आज 12 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी रह गए हैं। 10 साल बाद संख्या घटकर 2 लाख पर चली जाएगी। और यही वो सोसाइटी थी जिससे गरीबी की रेखा से SC ST समाज के लोग ऊपर आने में कामयाब हुए। बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस शुरू हो गया है। नौकरी चली जाएगी, अब तो आप मजदूरी में, जान बचाने के लिए भी लोग आएंगे कि नहीं साथ? जान बचाने के लिए नौकरी जा रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, जान आपकी हत्याएं हो रही है, उस पर भी लोग साथ नहीं आने के लिए तैयार है नेता। लोगों का स्थिति है मैं और मेरा परिवार। लोगों ने अपना एक माइंड सेटअप बना लिया, मैं और मेरा परिवार। अगर सुरक्षित है, पूरी कौम सुरक्षित है। मैं कहता हूं कि आप और आपका परिवार तब सुरक्षित होगा जब आपकी कौम मजबूत होगी, पूरी कौम का विकास होगा, पूरी कौम एकजुट होगी, और पूरी कौम एकजुट होकर अपने हकों की बात करेगी, तब आपका परिवार सुरक्षित होगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है समूह जी लोगों को कि आपका परिवार तो तब सुरक्षित होगा जब कौम का सपोर्ट आपके साथ होगा, आपका समाज आपके साथ खड़ा होगा। और समाज ही अगर साथ नहीं है, समाज ही अगर बिल्कुल तितर बितर हो गया है, एक भी SC ST का आदमी आने वाले समय में सुरक्षित नहीं हो सकता। अरे सर, OBC के लोग भी मारे जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिंदा जला दिया गया है, OBC के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, आदिवासी मारे जा रहे हैं।
प्रोफेसर रतनलाल सर, क्या आप सहमत हैं जो केपी चौधरी कह रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों में बैठ गए हैं और हम समाज के तौर पे बढ़ चुके हैं और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल इनिशिएट नहीं कर रही है? अब मुझसे आप सुनना क्या चाहते हैं वही बोलूंगा, मतलब अगर जो सुनना चाहेंगे वही बोलेंगे, या तो फिर मन की बात करा लीजिए या काम की बात कराइए। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल उलटिए। केपी चौधरी साहब ने ठीक बातें कही हैं, वो सिम्टम सारे उन्होंने बता दिए। डॉक्टर अंबेडकर अकेले जो लड़ाई लड़ रहे थे SC ST OBC सबका, वो पैसा के बल पे लड़ रहे थे कि तोप लेके लड़ रहे हैं? पहले समझना होगा ना इस बात को, कि पैसा भी उनके पास नहीं था ना तोप था, वो लड़ रहे थे बुद्धि से। आज आपके पास भारत में 5 आदमी नहीं है जो भारत की पूरी समस्या को थ्योराइज करके और अंबेडकर को पढ़ के और थ्योराइज करके ये 4 एडिटोरियल आर्टिकल लिख सके। ये है रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखवा लीजिए। 4 लोग ढंग के नहीं जो समस्या को समझे। सिस्टम तो जानती है ना कि आप आरक्षण में बात करते रहो, आरक्षण का कोई मीनिंग नहीं रहा। ये सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल अस्मिता और स्वाभिमान और सम्मान और जीवन का सवाल है। आरक्षण तो खत्म हो रहा है, हजारों यहाँ पे संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी। जो हत्याएं हो रही है उस पर बीच में टोको मत। जब कह रहे हैं तो पहले सुन लो ना, पूरा कंप्लीट होने दो तब बीच में रुको। हत्याएं हो रही है, सिम्टम है। सर्दी जुकाम होता है, सिम्टम है। कोरोना का टेस्ट पता लगता है, जब टेस्ट कराते हैं तब पता लगता है कोरोना क्या है। नहीं तो जुकाम आता है, खांसी होती है, पता नहीं लगता है। तो सिस्टम, आप घटना दिखा रहे हैं कि यहाँ ये हुआ या वो क्यों हो रहा है, इस पे आप बात करिए। और ये वही हो रहा है। अगर अंबेडकर को आप पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ झाल नहीं बजा रहे हैं ना, हमारे लोग जो है नागिन के डांस देखने में ज्यादा मन लगता है, अंबेडकर साहब को पढ़ने में दिक्कत होती है। अंबेडकर साहब जो लिखे थे, जो साइमन कमीशन के सामने रिपोर्ट दिए थे, जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में बोले थे, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में बोले थे, जो कैबिनेट मिशन में बोले थे, उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाए थे, उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, पार्टी का एजेंडा पढ़िए, और तमाम जाकर रिपब्लिकन पार्टी बाद में बनाए थे, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर स्कूल फॉर द पॉलिटिशियन बनाए थे। वो पढ़ेंगे ना जब आप, तो आपको लगेगा कि अंबेडकर 2020 में लिख रहे थे। तो जब आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं, जितने बड़ा बड़ा नेता घूम रहा है और SC ST सब जो है जय भीम नारा लगा रहा है, संविधान बचाओ और देश बचाओ, इसमें से 5 से पूछ लीजिए कि देश में बचाना क्या है, संविधान में बचाना क्या है। बड़े बड़े नेता से पूछिए, आप बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, करोड़ों रुपया चंदा आ रहा है, एक हिस्टोरियन पैदा नहीं किए, एक थ्योरेटिशियन पैदा नहीं किए हैं कि जो ढंग से कुछ लिख के कुछ बोल सके। तो हमको तो अब ये समझ रहे हैं, आपके सामने 5 साल देश के चप्पा चप्पा हमने भी छाना है। हमारे पास देश में RSS BJP कांग्रेस के पास तो मान लीजिए थिंक टैंक, वो पढ़ता है, काम करता है, उनको इनपुट देता है। हमारा जो नौसिखुआ नेता सब पैदा हुआ है, जो स्थापित नेता है, उसको पढ़ने लिखने से ही चिढ़ है। तो समस्या को थ्योराइज कैसे करोगे? समस्या को थ्योराइज नहीं करोगे तो उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। आप डंडे हर टहनी पे घूम घूम के जो है ना चिड़िया पकड़ते रहो, वो मिलेगा ही नहीं। ये समस्या है जो मैं अभी लगातार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ। अभी आज मैं पढ़ा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो पढ़ा, जो 6 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने प्रकाशित किया था। कितना नेता और कितना संगठन वाला पढ़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप अपने पास शोध का टीम नहीं रखेंगे, तो ये घटना जो है, चाहे महाराष्ट्र में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये घटना है, ये संकेत है पूरे व्यवस्था का कि मनु का राज्य आ गया। मनु को काउंटर मनुस्मृति ऐसी थोड़ी जलाए थे वापस। वो राज उस समय नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में भी कम से कम इक्वालिटी थी, कानून के समक्ष सब कुछ था, अपनी बात रह सकते थे। आज तो ये हाल है कि आज तो लग रहा है कि मनु का राज काबिल हो गया। हमारे नेता और तमाम संगठन अभी कह रहे थे कि वहां इलाहाबाद में बुद्ध की प्रतिमा लग रही है, तो वहां पे रोड पे निकलने रतन लाला, केपी चौधरी, शंभू सिंह और प्रशांत कनौजिया जाएगा? इतने लाखों की संख्या में नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं, तो लड़ेगा कौन सड़क? मठ में बैठ के एयर कंडीशन में रह के भात खा के सोने के लिए ये सब संगठन बने हुए हैं सारे। इतने बाबा साहब अकेले लड़े, लाखों लोगों को अधिकार दिलाए, वोट का अधिकार दिलाए, आरक्षण दिलाए, और हजारों IAS IPS और लाखों संगठन जय भीम नमो बुद्धाय दिन भर रटने वाले करोड़ों लोग, नेता और मुख्यमंत्री और MP और MLA रहते सब कुछ छीन जा रहे हैं, अब पीठ पे डंडे ऊपर से पड़ रहे हैं, और तब भी कह रहे हैं कि कैसे समाधान होगा।
आपके सब रहते वो सब कुछ छीन गया। इसका मतलब है ना कि आपने उसके कहाँ पे नब्ज है उसको पकड़ा नहीं आपने, सब व्यक्तिगत मुक्ति में लगा हुआ है कि मुझे 5 करोड़ हो जाए, मुझे एमपी का टिकट मिल जाए, मैं मिनिस्टर बन जाऊं। एक इतिहासकार आपके समाज ने नहीं पैदा किया है जो पूरा बाबा साहब को पढ़ के, समाज की समस्याओं पढ़ के, जैसे बाबा साहब मूक नायक निकालते थे, बहिष्कृत भारत निकालते थे, जनता निकालते थे, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोले थे, आम भाषा में लिखते थे कि लोग समझ ले। सर मैं वो मैं समझ रहा हूँ जो जिन समाज को पढ़ने पहले सुनिए, गया है, सुनिए, रोज घटना हो रही है। अब रोज हमको 1 घंटा बैठाएंगे कि रोज बोलिए तो रोज क्या बोलेंगे? एक ही बात बोलना है कि नेता सबसे पूछिए। मैं तो मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से मैं या प्रशांत या कोई भी, आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं। मेरे कहने पे या केपी चौधरी के कहने या प्रशांत के कहने पे जो है 5000 लोग सुनेगा। जो बाबा साहब का झंडा लेकर जो घूम रहा है तो उसके कहने में 5 को कितना लोग बोल रहा है? मैं वही आना चाहता सर। हम लोग चाहते हैं कि इस दुकान बंद करो, हम लोग बराबर सीधा दुकान बंद करो, बहुत हो गया। बाबा साहब का नाम लेते हो और राजनीति करते हो, बोलो, पहले बताओ समाज को कि बाबा साहब का कौन सा राइटिंग पढ़े हो, समझाओ कि बाबा साहब गरीबी पे क्या बोले हैं, महिला पे नहीं, समझाना पड़ेगा ना, मैनिफेस्टो देना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही, जो हत्याएं हो रही लोगों को, उसको तत्काल समाज, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के जितने श्वेत हैं और काले लोग हैं उन्होंने सबने मार्टिन लूथर को पढ़ा होगा, लेकिन वो एक समाज के तौर पे एकजुट हैं और पूरी दुनिया में जो काला समाज है या जो लिबरल समाज है वो एकजुट है। क्या भारत में हम उन तमाम लोगों को कैसे एकजुट करें जिस समाज को मारा जा रहा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो? 1000 बार आपको 1000 बार बोल दिए हैं। ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स पैदा किया, पूरा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, है ना। वो स्पोर्ट्स में गया, कूद फांद किया, सिनेमा बनाया, गाना बजाया, कल्चर डेवलप किया, पूरा फिलॉसफी डेवलप किया। यहाँ पे हमारे तो इस संगठन वाले को, बड़े बड़े संगठन बने हैं भारत में, इनको कल्चर पे बात करने पे, रिसर्च पे बात करने पे, पढ़ने लिखने पे, ये समस्या वहां अमेरिका हिस्टोरियन पैदा किया ब्लैक्स ने। चौधरी जी रतनलाल जी की बात से कि जो लीडरशिप है वो बिल्कुल से नकारा है, और चाहे वो संगठन वाले लोग हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप वाले लोग। देखिए, मेरा तो साफ तौर पे मानना यह है कि 2 अप्रैल का आंदोलन बिना किसी नेता के हुआ, इसीलिए सफलदार भारत की सरकार को उसमें झुकना पड़ा। नेता जहां घुस रहा है वह आंदोलन खत्म हो रहा है, उल्टा हो गया है। जहां नेता घुसता है वहां आंदोलन टूट जाता है। तो मैं तो ये बार बार यही कह रहा हूं कि नेता की जरूरत नहीं है, आप सब लोग एक मत हो जाओ। जितने संगठन हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने हमारे पूरे देश के अंदर अपने आप को अम्बेडकर साहब का फॉलोवर लोग बोलते हैं, आप इतना कर लोगे, बाबा साहब को तो सभी मानते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को सभी मानते हैं। अरे आप उनके संविधान को अपना नेतृत्व दीजिएगा कि हमारा नेतृत्व संविधान करेगा, हम उसे फॉलो करें। सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं, एकता हो। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ने का काम करें, सड़क वाले सड़क वाले का काम करें, सरकार से डायलॉग्स करने वाले डायलॉग्स के साथ काम, जो भी जिसका काम है। देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। मेडिकल में जो लोग हैं, डॉक्टर है, वो अपना उस तरफ से मदद दें। जो आदमी, जो हमारे उद्योगपति हैं, आर्थिक सहयोग दें आंदोलन के लिए। मेरा सवाल वो नहीं है। जब जाति देखकर हत्याएं हो रही है, जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि केपी चौधरी की आके हत्या होगी या शंभू की हत्या होगी, हो सकता है पत्रकारों की हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो गरीब लोग मारे, हाँ केदार में आऊंगा, आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा हम लोग लंबा करेंगे इसको। जो हत्याएं हो रही है, जो मान लीजिए मेरे जैसा कोई आदमी है जिसका कोई बैकअप प्लान नहीं है, प्रशांत जैसे लोग हैं, मैं प्रशांत पर आऊंगा, आप लोग मेरी बात, पत्रकार की भी बातें सुनिएगा जरूर। जब हत्याएं हो रही है, चाहे वो नागपुर में हो चाहे संभल में हो, इस पर वो हम जैसे लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, चाहे जो हम लोग जो नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, जिनका पेट भी बढ़ा हुआ है, तो क्या हमने समाज की चिंता करनी छोड़ दी है? ठीक है, ये मैं ये कहता हूं कि मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि हर आम की, हर खास की ये पहली जिम्मेदारी है कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी भाई के साथ, किसी भी बहन के साथ अगर किसी भी प्रकार की जाति होती है, जो लोग अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन का एक अंग बताते हैं और अपना बहुत जिम्मेदार आदमी होने का क्लेम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को ऐसी कोई भी चीज जब जाती होती है, जैसे हम लोग या जंतर मंतर पे क्या करते हैं, एक एक संगठन आता है, हर संगठन अपना बैनर लाता है, 50 आदमी 100 आदमी लेकर आता है, आप भी कवर कर रहे हो पिछले 10 साल से,
और वो अलग अलग सब लोग अपना विरोध करते हैं। अच्छा, इकट्ठा विरोध नहीं होता तो उसका सरकार पे इम्पैक्ट भी नहीं आता, इम्पैक्ट नहीं आता तो आम आदमी को न्याय भी नहीं पहुंचता। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल इसमें एक बहुत जो है ना संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है, देशव्यापी इसके अंदर एक आम सहमति बनाने की जरूरत है। समस्या का जो डॉक्टर रतनलाल जी कह रहे हैं उसकी गंभीरता को समझने की और उसका हल निकालने की जरूरत है। अगर सब लोग इस पर विचार करेंगे और एकजुट होकर के इसमें आगे की एक बात करेंगे तो हो सकता है कि समाज के हम अंतिम व्यक्ति को न्याय देने में कामयाब हो जाएं। जी जी जी, बताइए शंभू, बताइए। एक बात मुझे कहना है, देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मिडिल क्लास हम जैसे लोग हैं जिनके पास समाज को देने के लिए कुछ है, चाहे पैसा हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो। और ये सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, बाबू लोग, नौकरी पेशा लोग, ये सब हजारों संगठन बनाए हुए SC ST कल्याण समिति, अपना ही कल्याण का समिति बनाए हुए, समझिए। हम एक प्रपोज करते हैं चौधरी जी के माध्यम से, जितना बामसेफ है और SC ST कल्याण समिति है, जितना बनाए हुए हैं ट्रेड यूनियन जितने राज्यों में, आप इनका एक नेशनल कन्वेंशन एक ही मंच, बाकी जनता को छोड़ दो, हम लोग आएंगे भाषण सुनने। आप खाली इन संगठनों को एक काम चौधरी जी खाली यही कर लीजिए, आप ये सारे संगठन को बोलिए कि हम ताल कटोरा स्टेडियम में जो है सबको भाषण 2 दिन का कार्यक्रम कर लीजिए, 10,000 रुपया चंदा हम भी दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। और करिए, पहले जो मिडिल क्लास जो थिंक टैंक है वही जो सब पैसा भी दे सकता है, बुद्धि भी दे सकता है, वही तो हजारों संगठन में बटा हुआ है। तो ये कौन के गले में घंटा कौन बांधे, कौन इनिशिएटिव ले? भाई मैं छोड़ता हूँ, चलो मैं 3 महीना आपके साथ घूमता हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, चाय नहीं पीना है ना किसी पार्टी से टिकट चाहिए, टिकट अपने पास रखो। 90% तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि कल टिकट मिल जाएगा ना तो कल भाग जाएगा आंदोलन छोड़, फॉरवर्ड अबाउट टिकट, चलो। मैं चौधरी साहब सही कह रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल सही, 100% सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और आप चलो, और मैं 3 महीना चल रहा हूँ, 10-20 हजार, सुनो पहले बात। और चलो पहले जितने संगठन बने हुए बाबा साहब के, फूले बाबा साहब, लोहिया पेरियार, पहले बाबू लोग को इकट्ठा कर लो, देश में परसों क्रांति कर देंगे, परसों कह रहा हूँ सर। ये एक उधर एक मूल निवासी चिल्ला रहा, इशू कहाँ पे है, चिल्ला कहाँ पे रहे हो? अरे एजेंडा फिक्स करो, अंबेडकर को पढ़ो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अंबेडकर के सामने एक दूसरा समस्या थी, पहले बात समझो, एक दूसरा तो सुनो पहले, हाँ। सुन तो लो, अंबेडकर के सामने 1 लाख समस्या थी, उन्होंने फोकस रखा, सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा को फोकस रखा। सीधा उसे आप पढ़ो तो सही, 30 साल की राइटिंग्स पढ़ो, है ना, उस पर फोकस रखा कि मुझे यही करना है, यही बदलना है। तो ये मैं आऊंगा 131 लोगों पर, और खासकर ओबीसी नेता पर। प्रशांत, हम लोग की बात, प्रशांत कितना मुश्किल है, आप तो जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी आप जिस ताकत से लगे हुए, मैं खुद पर्सनली आपको सैल्यूट करता हूं। IMC के हिसाब से आप मेरे जूनियर है, लेकिन मैं आपने जो तकलीफें झेली हैं, आपने जो पत्रकारिता की है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज में पत्रकारों की बड़ी क्राइसिस है। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल काम है, और आपको क्या क्यों दिख रहा है? केदार भी जेल जा चुके हैं, मैं इनके बारे में, इन पर भी बहुत सारे FIR हुए हैं। अब जबकि टारगेट हो रहे हैं लोग, केस दर्ज हो रहा है, तो क्या लग रहा है, एक डर हम लोग के साथ भी है कि हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, हमारा अंतिम सलूक या तो हमारी हत्या होगी या हमें जेल डाला जाएगा, या आपको लगता है कि समाज खड़ा होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज में जो आधे अम्बेडकराइट लीडर हैं, उन्होंने अम्बेडकर को विकिपीडिया पर पढ़ा है। वो विकिपीडिया का एक पेज को पढ़कर मैदान में कूद पड़ते हैं और अपने आप को अम्बेडकराइट करने लगते हैं। और आप छोड़ दीजिए कि संगठन की बात छोड़ दीजिए कि हमारे समाज में ये भी है कि सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का शौक भी है। तो 50 संगठन, 552 संगठन खुल गए हैं। फिर उसके बाद चमारों का 552 संगठन, धोबियों का 552 संगठन। मैं आपको बंबई जैसे शहर में बताऊं, बंबई में 59 धोबियों का संगठन है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जाति में जो बटा समाज था, बाबा साहब ने उसको संगठनों नाम का संगठन अलग, SC का संगठन अलग, ST का संगठन अलग, तीनों का मिलाकर संगठन अलग, चमारों का संगठन 552, पासियों का 552, उसके बाद धोबियों का 552, फिर कोयरी का 552 है, फिर OBC के अंदर यादव का 50 महासभा बने हुए हैं। तो वही कह रहा हूँ कि हमारे को पहले तो ये समझना पड़ेगा। अब मालकॉम एक्स, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है, कोई नहीं, सब एक दूसरे से मन मुटाव रखे हुए, कोई किसी कार्यक्रम में भी नहीं आता, फूफा जैसे नाराज हो जाते हैं, वैसे ही वाला मामला है।
तो अब माल्कॉम एक्स ने क्या कहा था कि वो आपको इसलिए नहीं मारते हैं कि आप मुसलमान हैं, आपको इसलिए नहीं मारते कि आप क्रिश्चियन हैं या आप जूस हैं, वो आपको इसलिए मारते कि आप ब्लैक हैं। और हमारे यहाँ उल्टा है, वो आपको इसलिए नहीं मारते कि आप गोरी चमड़ी के हैं, काली चमड़ी के, आपको इसलिए मारते हैं कि दलित हैं आप वंचित हैं। तो पहले तो आपको एक तरीके का भावना अपने मन में पैदा करना पड़ेगा कि हम लोग एक पेन को शेयर करते हैं। जब तक हम इस भावना के साथ नहीं आएंगे, यहाँ तो आप देखिए हमारे दलित समाज में इतना डाइवर्जन है कि वाल्मीकि मार खा जाए तो चमार खुश हो जाता है, चमार मार खा जाए तो धोबी खुश हो जाता है। ये सच्चाई है हमारे समाज की, और ये आरएसएस का प्लांट किया हुआ जहर है जिसको हम लोग ढो रहे हैं। हमें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो पूरा रतनलाल जी बहुत सही बात कह रहे थे कि पहले तो हम आम जनमानस को छोड़ दें। हम पहले ये जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने आप को दलितों को मसीहा बनाने की कोशिश करते हैं, यही पहले एक मंच पर आकर दिखाएं। हर जगह भाषण देते हैं ना, दलितों एक हो जाओ, आदिवासियों एक हो जाओ। अरे पहले तुम क्यों नहीं एक होते? जब तक ये एक नहीं होंगे हम तब तक मार खाते रहेंगे। और जहां भी आप देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र का अभी अरविंद मंसोड़ का मामला हो, यूपी के अंदर जो मंदिर जाने पर 17 साल का जो लड़का है उसको मारा गया, गोली मार दिया गया घर में घुस के। मोदी जी ने कहा ना आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, तो या मनुवादी लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदला है कि हम दलितों को मारेंगे। और ये ऐसा मौका है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते कोरोना की वजह से, तो ये उनको मौका मिल गया है हमें दबाने का, हमें मारने का। तो हमें सोचना पड़ेगा, कोरोना में हमसे ज्यादा, अमेरिका में हमसे ज्यादा कोरोना से लोग मर रहे हैं। प्रशांत एक पत्रकार कंप्लीट कर दूं। जी जी जी, कि कोरोना से ज्यादा लोग अमेरिका में मर रहे हैं, वहां भी लॉकडाउन है, लेकिन जब आपके अस्तित्व की बात आती है तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। ब्लैक्स ने वो किया, हम घर में दुबक के बैठे हैं, सैनिटाइजर हाथ में मल रहे हैं और वो हमारा खून से अपना हाथ धोने का काम कर रहे हैं। तो पहले इस बात को तो हमें समझना पड़ेगा ना कि हम लोग तो उस कम्युनिटी से आते हैं जो 12 महीने 550 वायरस से लड़ते हैं। हमको एक वायरस से क्या दिक्कत है भाई? हमारे सफाई कर्मचारी मर रहे हैं, डॉक्टर नर्स कोरोना वॉरियर है। हमारे लोग जो कचरा उठाते हैं, जो एक घर से कूड़ा उठाते हैं, उसके अंदर न जाने कितने मिलियंस वायरस होते होंगे, वो मर जाता है, उसको कोई कोरोना वॉरियर नहीं कहता, कोई उसको 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं देता। हम पहले अपने लोगों को न्याय दिला पाए, उसके बाद हम बात करेंगे, हम पहुंच जाएंगे अमेरिका, यहाँ कर देंगे, वो कर देंगे। प्रशांत, एक और सवाल आपसे कि आपके साथ हम सब जानते हैं और आपने अब जितनी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है, क्या लगता है पत्रकार के तौर पे कितना मुश्किल होता है काम करना? एक डर है, हमेशा डर रहता है कि आप उस समाज से नहीं है जो खड़ा होगा, इकोनॉमिकली आप परिवार से नहीं है तो समाज से, तो ये डर, ये मुझे भी फोन आता है, आप सावधान रहिए। ये हम लोग, मैं कहता हूँ आप डरिए मत, हम कौन सा 100 बीघा 200 बीघा या राजपाट भोग रहे हैं, वी हैव टू फाइट फॉर द जस्टिस। तो आपको क्या लगता है ये जो डर दिमाग में बैठा हुआ है, एक पत्रकार के तौर पे हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या लिखे, क्या बोले कि ये डर निकले? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी लगती है कि हम आप जैसे लोग की जिम्मेदारी है। देखिए, हमें तो पहली दफा हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छे लेखक मौजूद है, बहुत अच्छे पत्रकार मौजूद हैं, बशर्ते उन्हें मौका नहीं मिला कि वो टेलीविजन पर आकर कोई सूट टाई पहन के प्राइम टाइम कर दें तो उनको पूरा दुनिया जानने लगे। लेकिन लिखने वाले बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इस उम्मीद में बैठेंगे कि आज तक हमको छाप देगा, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया छाप देगा तो हम लिखेंगे, आधे लोग इसी गुरूर में बैठे हैं कि हम तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं, हम तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं, हम तो टेलीग्राफ के लिए लिखते हैं। अरे भाई, सोशल मीडिया आपका इतना बड़ा हथियार है, आप लिखिए ना, आपके लोग पढ़ेंगे। मेरी मंशा जब लिखने की होती है, मैं दरअसल हिंदी का इंग्लिश जर्नलिस्ट था, हिंदी जर्नलिस्ट, मैं जानता हूँ आपको। हाँ, आईएमसी से आप मैं हिंदी में इसलिए आया क्योंकि मेरा जो समाज है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता। मेरा जो समाज है वो मराठी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, गुजराती पढ़ता है, मगर पंजाबी जानता है। तो आपको तो पहले अपने रीजनल लैंग्वेज में आना पड़ेगा, अपने समाज के लैंग्वेज में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल देखो आप, बहुत सारा, मैं किसानों का देखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बहुत प्रोग्राम होता है, किसान सामने बैठे हैं और किसान नेता अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। तो कल्चर की जो बात की थी रतनलाल जी, हमें कल्चर बहुत डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम कल्चरली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे। आज आप बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान की, मैं बात करूं, महाराष्ट्र एक मात्र प्रदेश है जिसके अंदर कितने, आप भले ही 1-2 घटना होती होगी, लेकिन वहां की जितनी भी सरकार है उनमें अम्बेडकराइट युवाओं का खौफ है, डर है, क्योंकि वो कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। यूपी में आप नहीं देखेंगे कल्चरली स्ट्रांग है, बिहार में आप नहीं देखेंगे कल्चरली स्ट्रांग। तो आपको पहले कल्चरली, भाषा, आपको कला का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, हर चीज पर आपको कब्जा करना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल कब्जा कर पाएंगे। एक छोटा सा सवाल और प्रशांत, उसके बाद अभी हम लोग के पास बहुत समय है और एक सवाल हम लोग फिर जाएंगे। मेरा ये था कि एक पत्रकार के तौर पे सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट हो रहा है, लग रहा है कि जो कोशिश कर रहे थे हम लोग पिछले 3-4 सालों से, हम लोगों ने नौकरी छोड़ी, जबकि हम लोग के पास ऑप्शन था, हम आईएमसी से पढ़े लिखे थे, नौकरी कर सकते, आप हो, मैं हूं या अशोक दास हो, इन सब लोगों के पास एक अच्छा कैरियर था।
अब हजारों यूट्यूब चैनल हैं और तमाम लोग जो प्रोफेशनल पत्रकार नहीं है वो भी जो है, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, रतनलाल सर हैं, वो अपना चैनल चला रहे हैं। केपी चौधरी साहब ने भी बहुत सारे चैनलों की मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, सामाजिक मदद कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट होता दिख रहा है कि हम लोग मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं और एक परसेप्शन बना पा रहे हैं, और जहां भी एट्रोसिटी हो या सोशल चेंजेस हो, इसके लिए हम लोग कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या अभी भी हम लोग हवा में है? देखिए, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि अभी हम लोग सक्सेस हो पाए, पर एक इनिशिएटिव जो लिया गया है वो कुछ तो पॉजिटिव है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि वो नेगेटिव हुआ है। अगर मैं हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, तो मुझे लोग बोलते हैं कि हम नेशनल दस्तक देखते हैं, दलित समुदाय के लोग नेशनल स्पीक देखते हैं। तो अगर ये बात किसी गांव का कोई आम लड़का जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है या कॉलेज जा रहा है, वो अगर यूट्यूब के माध्यम से और ये फेसबुक के माध्यम से अपने नायकों के बारे में जान रहा है और अपने लोगों के बारे में जान रहा है, अपने समाज के पत्रकारों के बारे में जान रहा है, तो कुछ तो पॉजिटिव हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि हमें एक चीज पर ध्यान भी देना पड़ेगा कि हमें एक तरीके से ऑर्गेनाइज मीडिया की स्थापना करनी पड़ेगी। अगर जब तक हम ऑर्गेनाइज मीडिया की स्थापना नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके से तितर बितर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे गल्फ में अल जजीरा है या काले समाज, अल जजीरा, हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ हमारे समाज के लोग पूरी दुनिया में मौजूद है। आप वो इतना पैसा कमाते हैं, बेफिजूल बहुत सारी चीजों में उड़ाया जाता है पैसा। अम्बेडकर की मूर्ति बना दो, ये बना दो, वो बना दो, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उसी 50 लाख में नेशनल दस्तक जैसा 2-3 ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा। ठीक है, लोगों को पूरी छोले भटूरे नहीं खिलाना है। हमें अपना चेन ऑफ स्कूल बनाना पड़ेगा, अपनी विचारधारा वाला स्कूल बनाना पड़ेगा, अपनी विचारधारा वाला मीडिया बनाना पड़ेगा, पत्रिकाएं छापनी पड़ेंगे। जब तक हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, इक्का दुक्का तो ठीक है बहुत लोग कर रहे हैं, हर आदमी शंभू जैसा डेडिकेशन नहीं दे सकता ना। आपने ठीक है डेडिकेशन दे दिया, नेशनल दस्तक बना दिया, कुछ लोग और भी नेशनल स्पीक है, अच्छा काम कर रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, दर्जनों है, अब तो 100 से ज्यादा है, दर्जनों है, बहुत अच्छा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमें इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम अंजना ओम कश्यप पे निर्भर नहीं है अपनी खबर सुनने के लिए। हमारे बीच में शंभू जैसे लोग भी हैं जो हमारी खबर हमारे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप ये यकीन मानिए, अपर जो क्लास सोसाइटी है वो सोचती है किसको वोट देना है, लेकिन जो मिडिल क्लास सोसाइटी है ना, उसका वोट उसका एंकर तय करता है, फेवरेट एंकर, जो उसका फेवरेट जर्नलिस्ट होता है ना, वो तय करता है कि वो किसको वोट देगा। तो इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, जब तक हम अपने मीडिया को, बहुजन मीडिया को एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क में नहीं डालेंगे, तब तक हम इसी तरीके से तितर बितर। मैं तो देखता हूँ अपने भी आपस में लड़ रहे हैं कि फलाने का इतना सब्सक्राइबर हो गया। अरे अच्छी बात है भाई, एक दूसरे का समर्थन करो। चलिए हम लोग केदार सर, आप लोग को केदार से रूबरू करा रहा हूं। केदार लगातार औरंगाबाद रहते हैं और इन पर कई केस दर्ज हुए, इनको मारा पीटा गया, एट्रोसिटी के खिलाफ इकलौते शख्स हैं उधर महाराष्ट्र में देखता हूं जो रात दिन जाते हैं। केदार, किस तरह के खतरे होते हैं इसमें और किस तरह से आपको धमकी दी जाती है, और अब क्या स्थिति बदली है, लोग आपके साथ खड़ा हो रहे हैं, खासकर जब आप कास्ट एट्रोसिटी हत्याओं के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन करते हैं? यहाँ महाराष्ट्र में सबको सत्ता चाहिए और जिसको सत्ता चाहिए उसको दलित अत्याचार इशू नहीं चाहिए। पैंथर मूवमेंट के बाद हम दलित अत्याचार की इशू लेके चल रहे हैं और पिछले 2 महीने से मैं एट्रोसिटी एक्ट के सब केसेस पे काम कर रहा हूँ और सब उजागर करके उस पे आंदोलन खड़ा कर रहा हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अरविंद बंसोड़ को न्याय दिलाया है। अरविंद बंसोड़ के केस में हमने एट्रोसिटी एक्ट का गुना आज दाखिल हो गया है, उस पे न्याय की भूमिका आ गई है। तो सोशल मीडिया का आंदोलन हम चला रहे। मुझे एक बात इसमें कहनी है कि जब जब हम आक्रामक होकर आंदोलन करते हैं, पैंथर की भाषा बोलते हैं, लड़ने की भाषा बोलते हैं, तब तब हमें तड़ीपार किया जाता है, एमपीडी के अंदर अरेस्ट किया जाता है, हमें नक्सलवादी बताया जाता है। तो ये जो धोखे हैं वो रोज लेके चलते हैं और ये हम मान के चले हैं कि इस रास्ते पे मौत है, इस रास्ते पे उद्ध्वस्त होना है और इस रास्ते पे संघर्ष है, ये सब मान के चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था लेकिन केदार, महाराष्ट्र में तो अभी जो घटना हुई है, नितिन राउत हो या प्रकाश अंबेडकर हो, इन तमाम लोगों ने उठाया है कि इसकी जांच हो, इसको तमाम चंद्रशेखर ने नितिन राउत जी इस सरकार में ऊर्जा मंत्री है और जहां घटना घटी है वहां से वो सिर्फ 100 किलोमीटर पे रहते हैं और उनको एक ट्वीट लिखने के लिए 8 दिन लगते हैं। कौन से दलित नेता है ये? 100 किलोमीटर पे हत्याकांड होता है और 8 दिन लगते हैं। जानकारी न मिली हो, चूंकि आपको कोई टेलीविजन अखबार तो छाप नहीं रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्विटर पे उनको ट्वीट किया जा रहा है, सब चीजें बताई जा रही है, फिर भी वो अगर ध्यान नहीं देते हैं
तो ये दलित नेता नहीं है, ये कांग्रेसी नेता है, ये जातिवादी पार्टी के नेता हो गए, इनका कोई भरोसा नहीं। जब यहाँ पे प्रशांत केदार, एक सेकंड प्रशांत, क्या लग रहा है जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां, मैं बहन जी का ट्वीट देखता हूं, अखिलेश का देखता हूं, तेजस्वी का देखता हूं, जब तक बहुत विकराल नहीं हो जाता है मामला, क्या ये लोग टेलीविजन अखबार पर अभी भी निर्भर, इनको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है और उनका जो मास वोटर है उसकी खबरें सोशल मीडिया पर है और ये लोग अभी भी सोशल मीडिया से मतलब कोसों दूर हैं शायद? देखिए, हमारे जितने भी समाज के जो बड़े नेता हैं वो कोई भी अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चलाता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो पूरी तरह से इलिटरेट है डिजिटल मीडिया के मामले में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो बहुजन की बात करता है जितेंद्र आवार, वो हाथी की हत्या होती है तो उसपे लेटर निकालता है। नितिन राउत जी छोटे छोटे चीज पर कमेंट करते हैं, खुद की सरकार है इसलिए दलित हत्याकांड के ऊपर अगर ध्यान नहीं जाता होगा तो ये गलत है। हाँ, और ये सीधा सीधा केदार एक सेकंड प्रशांत को कंप्लीट करने देते हैं। हाँ प्रशांत, वो बड़ा अहम बात था कि क्या दिक्कत क्या हो रही है, आपको क्या लग रहा है? आप तो सारे बड़े नेताओं से मिलते रहते हैं। ये नहीं चलाते अपना सोशल मीडिया और इनको कुछ पता भी नहीं है सोशल मीडिया के माध्यम से। इनको कोई चीज अगर आप पर्सनली बता पाए या अपनी बात पहुंचा पाए तो ये उस पर कोई रिएक्शन लेते हैं या कुछ करते हैं। मैं कभी भी, आप यकीन मानिए, अगर कोई भी एट्रोसिटी का मामला होता है तो मैं कभी भी ट्विटर पे उस दलित समाज के नेता को टैग नहीं करता, मैं उसे सीधा फोन करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो व्यक्ति को कुछ नहीं लिखना आता, वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करता, तो वो करेगा क्या? मतलब इससे तो जहां तक सीखना चाहिए। मोदी जी के पास 2 यूट्यूब चैनल है अपना, राहुल गांधी के पास यूट्यूब चैनल्स हैं, तमाम जो सवन लीडरशिप है उनके पास अपने यूट्यूब चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक और उसी विभाग के वो पालक मंत्री है जितेंद्र, ये अपना नितिन राउत पालक मंत्री है। उनको अगर 100 किलोमीटर कल मैं नितिन राउत के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि कल जब मामला मेरे संज्ञान में भी आया, मुझे भी कल ही मामला मालूम पड़ा है। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने इसको, क्योंकि नितिन राउत नागपुर जिले के पालक मंत्री भी हैं, गार्डियन मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उनको सूचना दी गई फोन करके कि इस मामले में, तो उन्होंने पहली तो ये बात कही कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन हालांकि शाम को जो ट्वीट आया उन्होंने कहा कि मैं इसकी संज्ञान में ले रहा हूँ मामला, उन्होंने ट्वीट किया, जांच हो रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्शन हुआ है या जो नितिन राउत ने ट्वीट किया है, अगर आप इससे पहले की 15 साल वाली सरकार को देखेंगे या 20 साल में देखेंगे तो ऐसा कोई मामला नहीं आता था। कम से कम आज दलित नेता प्रेशर में भी हैं। अगर आप सोशल मीडिया के प्रेशर दिक्कत यही है कि हो सकता है नितिन राउत को 10 दिन बाद खबर, मतलब मैं वही बात कर रहा था कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमारे नेता सोशल मीडिया पर है नहीं और बहुजन की खबर टीवी पर चलती नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। नेताओं को भी शायद दोषी न माना जाए, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है ग्राउंड पर। जैसे जौनपुर का अगर कोई दलित विधायक हो, वो जीत कर लखनऊ पहुंच जाता है तो लखनऊ का ही हो जाता है, फिर वो भूल जाता है कि उसके जौनपुर में क्या हो रहा है। शंभू जी, हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ, अगर उनको पता लग जाता तो क्रांति कर देते, क्योंकि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जितने मिनिस्टर बने, राज्य सरकारों में जो मंत्री हैं, केंद्र सरकारों में जो मंत्री हैं, जिनको पता लग रहा है कि दलित समाज के साथ जाति हो रहे हो तो क्रांति कर रहे हैं। अगर नितिन राउत को पता लग जाता वो भी क्रांति कर देते। सर जानकारी भी तो नहीं मिल पा रही है ना सर, जानकारी। ऐसा है, बड़े सम्मान के साथ मैं ये कह रहा हूँ, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उनके पास समाज के क्या करेगा एक मंत्री। यहाँ पे जो देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है, देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है, उसने 2 महीने में एक भी बार दलित अत्याचार पे बात नहीं की। विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस RSS का, एक बार भी दलित अत्याचार पे बात नहीं की। यहाँ की कांग्रेस बात नहीं करती, यहाँ की राष्ट्रवादी बात नहीं करती, यहाँ की भाजपा बात नहीं करती। ये क्या चल क्या रहा है? कांग्रेस की बात नहीं। केदार आ रहे हैं हम लोग, आपको जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हमने जोड़ा है चूंकि आप उस मुद्दे को लड़ रहे हैं। प्रशांत, ये मान लिया जाए कि चूंकि आपकी खबरें चूंकि टीवी अखबार पर नहीं है और आपके नेता सोशल मीडिया पर नहीं, इसलिए गैप, उनकी नियत पर सीधे शक करना ठीक नहीं है, गैप है, गैप ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये बिल्कुल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और बहुत जगह इच्छा शक्ति का भी दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो समाज के लिए नहीं काम करते हैं। समाज की राजनीति कर कर वो सत्ता में पहुंचे होंगे, लेकिन उनकी जो प्रथम वफादारी है वो पार्टी के प्रति है, समाज सेकेंडरी है। तो आप ये हमेशा से प्रत्यक्ष रूप से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी दलित नेता, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कोई भी दलित नेता प्रत्यक्ष रूप से
बगावत नहीं करेगा या क्रांति नहीं करेगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल का अच्छा, नुमाइंदा है। मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी में जो नेता है उनका तो, लेकिन जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, जैसे अभी तेजस्वी यादवों की हत्या हुई तो जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, तो इस तरह का जो इनिशिएटिव है, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जैसे अभी अच्छा काम दिख रहा है लॉकडाउन में, आप देखिए हेमंत सोरेन का, जहाज से बुलवाना हो, खाना देना हो, तो जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसके भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया से जुड़े नहीं है, जानकारी नहीं मिल रही है उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो अब आ गए सोशल मीडिया पर। ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी ने जो हवा बनाई सोशल मीडिया पर, उसके बाद अभी आप आप पता कर लीजिए समाजवादी पार्टी के कितने विधायक ट्विटर पे हैं, बिहार में आरजेडी के कितने विधायक ट्विटर पर हैं या फेसबुक अपना इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ अपना बैनर डालते हैं, नाग पंचमी की बधाई, दिवाली की बधाई, ईद की बधाई, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। कोई वैचारिक विमर्श नहीं होता उनका सोशल मीडिया पर। जिसको हम लोग एज ए टूल और ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए वो बस एक औपचारिकता वाला मामला है कि सबने बनाया है तो हमने भी बनाया है। जब तक आप उसकी ताकत को नहीं समझेंगे, उसकी ग्रेविटी को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे नेताओं को पहले यही नहीं पता कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। लेकिन एक और सवाल, बहुजन समाज लेकिन तेजी से जुड़ रहा है, मुझे लगता है ये ताकत है, वो सोशल मीडिया पर जुड़ रहा है। नेता देर सवेर आ जाएंगे, जब उनको वोट दिखने लगेगा कि सोशल मीडिया वोट ट्रांसफर कर रहा है तो आ जाएंगे। लेकिन वो जो रूटीन जो वो बधाइयां दे रहे हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि टेलीविजन पे वो सब कुछ अभी भी हमारे बहुजन लीडरशिप जो है वो टेलीविजन के हिसाब से ट्वीट कर रहा है, ट्वीट तो करता है लेकिन टेलीविजन के हिसाब से, जैसे हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं उस पर नहीं कर रहा है। चौधरी जी, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे, आपको क्या लगता है, जो आप भी सोशल मीडिया पर आपको बड़ा भरोसा है, आप आजकल उसको बता रहे हैं, आपका जो देश में सबसे बड़ा यूनियन है, संघ है, उसमें सब लोग क्या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं? देखिए, आप इस बात के साक्षी हैं शंभू जी कि जो सोशल मीडिया काम कर रहा है, चाहे कोई भी किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, हमने उसको आर्थिक सहयोग देकर प्रमोट करने का हमेशा काम किया है। इसी कड़ी में एक मीडिया हाउस दिल्ली में जो हमने आपकी देखरेख में बना रहे हैं, जो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, उसमें लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। करीब 10 लोग इस मीडिया हाउस के अंदर काम करेंगे और यहाँ से हम काम एक मीडिया हाउस, क्योंकि आज समाज की आवश्यकता है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी काम आज तक रहा है वो व्यवहारिकता में समाज के सम्मुख है। ये तो दावा नहीं कह सकता कि ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि उसने सारे काम किए। लेकिन ये भी सत्य है कि 97 की रैली करके, 98 की रैली करके, 2000 की रैली करके, 99 की रैली करके, सरकार पे दबाव बना के 3-3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करके, 3-3 संविधान में संशोधन करके, दिल्ली की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके, दिल्ली के जंतर मंतर संसद मार्ग पर लाखों लोगों को बुला करके उनका आंदोलन करके सरकार पर समय समय पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में मीडिया की जो बात आई, जो अभी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे, हमने इसमें भी एक कोशिश की है। देखिए, कोशिश कितनी कामयाब होगी हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से एक मीडिया हाउस, मैं कहूंगा कि एक उच्च स्तरीय मीडिया हाउस का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर शंभू जी ये काम जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो बात एक और आई, जो MPs की बात आई, मिनिस्टर्स की बात आई, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं समाज के लोग जो भी देख रहे हैं नेशनल दस्तक को इस समय, देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेरे एक मित्र थे लोकसभा सांसद बने नगीना से, मेरे साथ पढ़ते थे वो बीजेपी से लोकसभा के सांसद बने। मैंने कहा, यार तुम तो अम्बेडकर वादी हो, बुद्धिस्ट हो, पर कम से कम तुम तो आवाज उठाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम चौधरी साहब मेरे दुश्मन हो या मेरे दोस्त हो, मैं आवाज उठाऊंगा, मुझे मेरा टिकट कट जाएगा, किसी दूसरे आदमी को टिकट मिल जाएगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। इत्तेफाक से वो नगीना से चुनाव हार गए और आज वो MP नहीं है। ना तो 5 साल में उन्होंने आवाज उठाई समाज की और ना MP रहे। ये स्थिति हर मिनिस्टर की और MP की है। और अगर आप राजनीतिक लोगों से समाज की बात करते हैं, समाज के लिए कुछ उम्मीद करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको निराशा हाथ ज्यादा लगेगी और सफलता अगर मिल जाए तो ये मैटर ऑफ चांस हो सकता है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल जैसे लोग, जो हमारे पत्रकार साथी अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे को इस सोशल मीडिया पावर का ज्ञान ही नहीं है, ट्विटर का ज्ञान ही नहीं है, ये इन साधनों का प्रयोग करना बिल्कुल जानते नहीं है। मैं उनके इस मत से 100% सहमत हूं। लेकिन मैं ये भी निवेदन करता हूं कि अगर आप इन लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, समझाएंगे, जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, इनकी मदद करेंगे, और ये लोग अगर एसेट हैं, अगर ये लोग आज आंदोलन के लिए दिन रात अपनी कमर कस के समाज के साथ खड़े हुए हैं, ये अपनी नौकरी की परवाह भी नहीं करते, जबकि सरकार की नौकरी में रहते हुए भी आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं
और सरकार की नौकरी के कारण इनके ऊपर सरकार का एक डंडा भी रहता है। अगर कुछ लोगों ने अपने इन सब त्यागों को, सेक्रीफाइस को समाज के सामने रखा है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कम से कम अभी डॉक्टर साहब ने अब्दुल्ला जी ने एक बात कही, ताल कटोरा की डेट आप फिक्स करिए, आप डेट दीजिए, जो भी लॉकडाउन खत्म होता है सारे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बुलाने की जिम्मेदारी आपका भाई केपी चौधरी लेता है। सबको आपके नेतृत्व में, आपकी देखरेख में मैं यहाँ बुलाऊंगा, और जो भी आप लोग मिलकर के फैसला लेंगे हम उसके साथ में तन मन धन से समाज के साथ हैं। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया कुछ करने का। अब ये बैठकर ये कह रहे यार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल डायलॉग है, अरे यार हम इसमें क्या कर सकते, अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जंगल में लगी आग और सारे पक्षी भाग गए, सारे जो भी जानवर सब भाग गए। एक छोटी सी चिड़िया नदी में जाती, चौंच में पानी भरती और वो जंगल की आग पर डाल रही थी, सब लोग हंस रहे थे और उस लोग कह रहे थे इसके कहने से इससे क्या आग बुझेगी। तो चिड़िया ने ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन इस जंगल का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें ये जरूर लिखा जाएगा एक छोटी सी चिड़िया अपनी चौंच में नदी से पानी भर के लाती रही और इस पर आग पर डालती रही बुझाने के लिए और उसकी जान चली गई। तो इस जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस चिड़िया का इतिहास भी लिखा जाएगा। मेरा निवेदन है सभी सोशल एक्टिविस्ट से, सभी बाबा साहब के अनुयायियों से, सभी बुद्धिज्म के मानने वालों से, बाबा साहब को प्यार करने वालों से, अपने समाज के प्यार करने वालों से, इस चिड़िया की तरह आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव करिए, चौंच में पानी भर के आग बुझाने के लिए आगे आइए। अगर हम सब लोग बराबरी एक दूसरे को प्यार देते हुए, सम्मान देते हुए, इस नेतागिरी के स्टेटस को एक तरफ रखते हुए अगर समाज इकट्ठा होगा तो समाज के हक में निर्णय जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। सर क्या लग रहा है, क्या फर्क लगता है आपको हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में भी जो है स्मृति ईरानी को से सीखना चाहिए, जो जब उनके आप देखिए सवन लीडरशिप वाली पार्टियों में जब उनके कार्यकर्ता या नेता या पत्रकार की हत्या हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए तो वो घरों से निकलते हैं, जाते हैं। यहाँ प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हो जाए, उनकी पत्नी को पूरा आंदोलन चलाना पड़ता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, फिर जाके प्रशांत को जमानत मिलती है। क्या हम अपने लड़ने वाले समाज को, जैसे बाबा साहब अकेले पड़ जाते हैं, मान्यवर साहब अकेले पड़ जाते हैं, ये एक विडंबना है कि बहुजन समाज का आदमी लड़ते समय अकेला पड़ जाता है और मरने के बाद ही उनका नाम होता है, चाहे वो ओबीसी के ही क्यों ना हो। जगदेव बाबू की हत्या हो जाती है। तो ये जो है इस पर क्या एक कॉन्क्रीट किया जाए, कैसे सामाजिक, क्या ये जनता का ही दबाव जब इन पर बनेगा तभी ये एकजुट होंगे और अपने वोटर्स को कम से कम खैर खा लेना पड़ेंगे। और कुछ संकेत दिख रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी सड़कों पर निकले हैं या हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिए हैं अपने लोगों के लिए, तो कुछ उम्मीदें भी हैं कि नए लोग कुछ इनिशिएट करेंगे। देखिए, कल एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी जिसमें क्रीम लेयर कंसेप्ट का इशू था। तो हमारे पाचा साहब जो मुस्लिम समाज से एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए देश के लोगों को कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने SC STs के लोगों का, माइनॉरिटी के केसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। और कल उन्होंने एक पिटीशन इस विषय पे भी बनाया है कि क्रीम लेयर कंसेप्ट जो है SC ST मामलात में लागू नहीं होना चाहिए। तो कल ये बात हो रही थी कि जो मुस्लिम समाज इसका माइनॉरिटी का आप जिक्र कर रहे थे, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में आ चुका है। हर आदमी आज आप बाबा साहब के नाम को लेकर के चल रहा है, जय भीम बोल रहा है। SC ST तो पहले से जय भीम बोल रहा है, माइनॉरिटी में भी थोड़ा घना बदलाव आया। मेरा निवेदन यह है कि जो बहुजन समाज एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको 85% मान्यवर काशीराम जी समझाते थे, पेन खोलकर समझाते थे कि कैप 15% है, ये सिर पे रहती है, 85% नीचे रहता है जो सारा काम करता है। तो ये जो 85% बहुजन समाज है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा पोलराइज हुआ है पिछले दिनों में। जो जायजतियां हुई हैं, जो नाइंसाफी हुई है, प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है, रोज जो बलात्कार हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में IPS IAS के साथ अन्याय हो रहे हैं, और मैं तो कहूंगा जो MP और मिनिस्टर बनते हैं उनके विभाग देते समय भी उनके साथ अन्याय होते हैं, उन्हें कोई पावर भी नहीं होती कि वो चाह करके कुछ कर सकें। ओवरऑल पूरा का पूरा समाज आज पंगु बन चुका है, पूरा समाज आज बहुत बड़ी दिक्कत में है। और मैं आह्वान करूंगा देश के सभी बहुजन समाज के, एक एक भाई से, एक एक बहन से, एक एक मुस्लिम माइनॉरिटी वाले भाइयों से, OBC वाले भाइयों से, SC से, ST से, कि भाइयों अब सबको इकट्ठा होने का समय आ गया है। ये भारतवर्ष में जो आपकी इतनी बड़ी ताकत है, आपके बिखराव के कारण जो आपकी दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा को आपको समझना होगा, सब लोगों को एकजुट होना होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, मोहब्बत का एक भाव दिल में पैदा करना होगा। और जब हम लोग इकट्ठे होंगे तो मेरा तो 2 अप्रैल की तरह ये मानना है कि हमारी यूनिटी हमारी समस्याओं का समाधान होगी। सर रतनलाल सर, आपसे भी वही सवाल है, क्या जो तेजस्वी ने जिस तरह से इनिशिएट किया वहां हत्या पर, क्या हमारे लोग, जैसे अभी अमित शाह चुनावी कैंपेन कर रहे हैं या स्मृति ईरानी अपने कार्यकर्ता की हत्या पर चली जाती हैं, क्या प्रशांत कनौजिया जेल जाते हैं, उनकी पत्नी को आंदोलन करना पड़ता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं,
कल रतनलाल जी हैं, चाहे तमाम लोग हैं, आप लोगों ने भी बड़ा बड़ा आंदोलन चलाया, रोस्टर को लेकर आप लोगों ने भारत बंद किया, SC/ST एक्ट पर हुआ। क्या लग रहा है कुछ उम्मीदें तमाम कमियों के बाद, चूंकि ये अशिक्षित समाज है, पैसा संसाधन विहीन समाज है, मीडिया विहीन समाज है, ब्यूरोक्रेसी विहीन समाज है, जुडिशियरी विहीन समाज है, उसमें भी मुझे तो उम्मीदें दिखती हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पहले ये भी संभव नहीं था, तो लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती हैं, कुछ उम्मीदें बन रही है आपको। और क्या सजेस्ट करेंगे आपकी, अब क्या आगे कैसे हम लोग सोचे? अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब, मैं बार बार बाबा साहब बोलूंगा, उनकी राइटिंग बोलूंगा तो आपको लगेगा कि प्रोफेसर बोल रहा है, क्योंकि प्रोफेसर की इज्जत हमारे समाज में नहीं होती है, थानेदार की ज्यादा इज्जत होती है। तो बाबा साहब के जमाने में ये समस्या थी कि नहीं? बाबा साहब ज्यादा समस्या थी उस समय। फिर तो वो कैसे लड़े? उस समय जातीय संगठन थे कि नहीं? उस समय बाबा साहब के खिलाफ दलित लोग थे कि नहीं? बहुत सारे दलित लोग थे, है ना। जगजीवन राम भी बाद में उनके खिलाफ हो गए थे, जो कैबिनेट मिशन में उनका जो पूरा दोनों का गवाही है, एक बार पढ़िए। ये समस्या चलती रहेगी। समस्या देखिए, बात समझिए, जब 2 साल में इतना बढ़िया टी-शर्ट आप पहने हैं, 2 साल बाद उसको उतार के फेंक देंगे। व्हाइट बात 2 साल में घर आकर आते हैं, नेता ढोते रहेंगे सर पे, है ना, सालों दर साल नेता ढोते रहेंगे। ये हाल तो होना है, हमको कोई इसमें अचंभा नहीं लगता है। चौधरी साहब आरक्षण की बात कर रहे थे, भाई जो सत्ता में है ना, हमारे आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा दिमाग रखता है, बोला आरक्षण पूरा रहेगा, कोई माई का लाल नहीं छेड़ सकता आरक्षण, लेकिन धीरे धीरे सबको बेच देंगे, रेल बेच देंगे, ट्रेन बेच देंगे, सब कर देंगे, लो आरक्षण है, ले लो, कहाँ लेना है। ये लीला समझिए चौधरी साहब। और आपने बहुत आसानी से मेरे ऊपर पे ठिकरा फोड़ दिया कि मैं इंतजाम करूंगा। आप चलाते हैं संगठन, सारे संसाधन आपके ऊपर हैं, सारे नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? नहीं, तारीख कह रहे हैं, तारीख तय करने के लिए कहा, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, आर्थिक और सामाजिक दोनों। पहले देखिए ऐसा है, पहले सुनिए, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए बाबा साहब ने जब अपील की थी चंदे के लिए, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति मेरे लिए यदा कदा करने वाली मेरा काम है, मेरा मेन काम सामाजिक परिवर्तन है। जो सामाजिक, जिसका समाज जिंदा रहेगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, उसी की राजनीति भी जिंदा रहेगी। पहले समझिए बात। यहाँ सबको हड़बड़ी लगा हुआ है, सबको जो है टिकटें चाहिए MLA MP का, सबको मिनिस्टर ही बनना है। और समाज हम लोग 5 साल तो जो है हम लोग चप्पा छान के देख लिए। समाज यूनाइटेड है, तब पता लगता है कि जब वोट का बैलेट बॉक्स निकलता है तब वोट कहीं और जाता है। क्यों? समाज हम लोग तो यूनाइटेड लड़ रहे थे, किसी का चाय भी पिया है क्या? किसी से 5 रुपया चंदा लिया है क्या? लेकिन नेता लोग यूनाइटेड नहीं है। तो नेता यूनाइटेड नहीं है तो ऐसा शर्ट जैसे बदलते हो ना शंभू बाबू, शर्ट कपड़े बदलते हो, नेता बदलना पड़ेगा। और सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको लग रहा हूँ मैं प्रोफेसर वाली भाषण दे रहा हूँ, नहीं। 10 साल इंतजार कीजिए, समाज बदलेगा। बहुत सारा फर्जी नेता सब जो आ रहा है ना, कहता है जय भीम, संविधान बचाना है। अरे क्या बचाना है? मैं तो संविधान नहीं जानता, मैंने पढ़ाई नहीं संविधान। क्या बचाना है उसको पता नहीं है। पहले बात समझो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बाबा साहब अगर इस बड़ौदा स्टेट महाराज नहीं रहते तो बाबा कोलंबिया नहीं पढ़ने, तमाम किताब नहीं पढ़ता, विश्व में जाके सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, फ्रेंचाइजेस पे और जस्टिस पे, इक्वालिटी पे बात नहीं करते। हमारा समाज तो पढ़ा लिखा तमाम जो समाज है, मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कि आपके पास कोई रिसर्च टीम नहीं है। लगता है कि अगर रतनलाल आ जाएगा ना तो रतनलाल बड़ा आदमी बन जाएगा। तो मैं छोटा आदमी कब था? मैं तो प्रोफेसर हूं ही, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। आपके पास हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, एडवोकेट, एक बताइए सीए है चौधरी साहब, सुन लीजिए, आपके पास भारत में एक सीए नहीं है। खीरा चोर जो है जेल चला जाता है, हीरा चोर विदेश में मजे कर रहा है। बात समझो। इंटेलेक्चुअल का मतलब, थिंक टैंक का मतलब जो है सीए बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, वकील बनाना है, बनाए पढ़ा है। सब अपना अपना बेटा को IAS IPS बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। कौन अपना बेटा को कह रहा है आंदोलनकारी बनो, इंटेलेक्चुअल बनो, जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ो। कितने लोगों को इन लोगों ने स्पॉन्सरशिप दिया है, कितने को फेलोशिप दिया है कि 3 साल आप पढ़िए, हमारे लिए काम कीजिए, चलिए आपका तनख्वाह हम देते हैं। ये सब बेकार की बात। देखिए, भीड़ में और सिपाही में अंतर होता है। भीड़ आएगा, हुले ले करके जाएगा, हंगामा करके जाएगा, एक दिन करके निकल जाएगा। और अनुशासित सिपाही में कमांड होता है। बाबा साहब तमाम विपरीत परिस्थितियों के, वो अंग्रेजों से भी लड़ाई करते थे,
आरएसएस हिंदू महासभा से भी लड़ते थे, कांग्रेस से लड़ते थे, गांधी से लड़ते थे, और उनके अपने लोग भी बहुत सारे उनका विरोध करते थे। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके इतना सारा कुछ किया। पहले खेला समझिए, ये लड़ाई एक दिन दो दिन के नहीं है, और ये हत्याएं और जो कुछ हो रही है ना, बहुत हत्या पे हम लोग बोल रहे, घटना नहीं संकेत है, ये होते रहेंगे जब तक आप समाज को जिंदा नहीं करोगे। आज बुद्धिस्ट मॉन्क सब कहाँ है? कौन चलाएगा बौद्ध धर्म का प्रचार? कौन करेगा? बाबा साहब को घर घर कौन पहुंचाएगा? बाबू लोग जो जितना खा खा के जो है बढ़िया 3-3 फ्लैट लिए हुए, पहले नेता वैसे पता करो, उसका पहले प्रॉपर्टी चेक करो, कितना प्रॉपर्टी है, कितना मकान है, बैंक बैलेंस कितना है। वैसे आदमी को नेता बनाओ जिसके नाम पे कुछ नहीं है, एकदम त्यागी आदमी हो। ये सब तो बंगला फ्लैट के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है यार। तो समाज तो मरेगा ही ना हमारा, मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन जिंदा, पहले सुनो, मेरा आक्रोश है, गुस्सा है, मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ। सब जिंदा रह के मरने की तैयारी कर रहा है कि मुझे 4 बंगले हो जाए, मुझे 4 मर्सिडीज हो जाए। अब मर जाओगे यार। लाल किला किसने बनाया था? नामों नहीं बहुत लोग का याद, उसका खानदान आज कहाँ है पता भी नहीं होगा। बाबा साहब के पास कोई पैसे नहीं थे। जब गोल में सम्मेलन में गए थे, पहला सुन लो, पहले बात, इतिहास पढ़ा करो, तो वहां पे राजा महाराजा के खिलाफ लड़ रहे थे, और वहां पे उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए एक अपील जारी किया कि हमको समाज के काम करने के लिए चंदा चाहिए। 1335 पाउंड राजा महाराजाओं से 1927 में 30 में इकट्ठा किया वहां पे, और दरभंगा महाराज 50 पाउंड दिया था। अब बड़ौदा ने भी जो है वो दिया था 150 पाउंड। आपने स्कूल खोलने के लिए, चौधरी साहब सुनिएगा ये बात, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्टल खोलने के लिए कितना इस संगठन वाला पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहा है जरा मुझे बता। सबका ऑडिटिंग होगा। अब एक दिन दो दिन की लड़ाई नहीं है, 10 साल 20 साल लड़ाई चलेगी। पहले अपने समाज के जिम्मेदार लोगों को लाओ, उसको एक मंच पे लाओ। आम जनता तो जाति पाति में, प्रशांत कह रहा था, मैं एग्री करता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जाति पाति करे उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। जिसके स्कूल में पढ़ोगे उसी की भाषा न बोलोगे। तो अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खोले नहीं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब बनाए थे औरंगाबाद में, यूनिवर्सिटी है, जाके देख लो। प्रकाश जी को पता होगा, ये अभी जो मंत्री है महाराष्ट्र वाले, क्या नाम है प्रसाद, अरे मंत्री जी, मिलिंद कॉलेज है औरंगाबाद में, मिलिंद कॉलेज है। अरे वो सब वहीं का पढ़ा हुआ बड़ा बड़ा आदमी साहब, कॉलेज का भट्टा बैठा के रख दिया है, जाके देख लो वहां। प्रशांत को पता होगा, पूरे भट्टा सब प्रॉपर्टी बना दिया है। चांदपुर में, चंदापुर में, चंदरपुर में जाके देखो, कहाँ अंग्रेज। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाई होगी, पता है तुमको? इंग्लिश मीडियम में हिंदी भी अलाउ नहीं करूंगा। उन्होंने लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, कि अंग्रेजी में पढ़ेगा तो ज्ञान ज्यादा होगा, ज्ञान ज्यादा होगा तो ज्यादा तर्क करेगा। कितने लोग इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर रहे हैं, अपने बेटा बेटी को बना रहे हैं। बात समझो, एक दिन दो दिन का नहीं है बात। इसको जब तक आप जो है रवीश कुमार आप नहीं बनोगे, बरखा दत्त आप नहीं बनोगे, अरे इतने सारे मिडिल क्लास लोग है, काम करो, 10-10 हजार रुपया चंदा निकालो, सब मैं भी दे रहा हूँ 10,000। अब बनाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टक्कर का यूनिवर्सिटी बनाओ यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी में दिलचस्पी नहीं है, स्कूल में दिलचस्पी नहीं है, साहेब किसी तरह हमको वो टिकट दे दीजिए हमको यार। अरे भागो, ऐसा टिकट कितना आएगा जाएगा। यूनिवर्सिटी बनाओ। बाबा साहब ने संस्था बनाई, कॉलेज खोले, अखबार निकाले। हम लोगों ने बहस शुरू की थी, जो अभी जातीय एट्रोसिटी हो रहा है, तो होगा ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, उसमें कोई एक्शन नहीं। रोड मैप है, जाके बोलो तो कि जान बचाई जा सके। रोड, अरे ऐसे बच सकता है, एक ही रास्ता है, जो समाज सड़क पे उतरता है उसी का माल और उसी का जान, उसी का इज्जत जो है वो बचता है, नहीं तो किसी का नहीं बचता। पहले बात समझो, जिंदा जो समाज होता है उसी के आबरू और सम्मान बचते हैं। 2 अप्रैल और 5 मार्च आपने इसलिए जीते क्योंकि समाज सड़क पे आया था। इन नेतवा सब जो वोट लेता है खाली सर्टिफिकेट बांटता है कि कौन ओरिजिनल अम्बेडकर राइट है, ये फर्जी सब जितना अम्बेडकर राइट घूम रहा है फर्जी, बिना अम्बेडकर पढ़े, बिना जाने, बिना, मैं अम्बेडकरवादी हूँ जी, कहे का पता हो कैसे अम्बेडकरवादी है। प्रशांत सुनो, अब मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया है, बाय बाय। और जब तक जो है अग्रेसिव, मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, अपनी मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। नेता बैठ कर ट्विटर खेल रहा है, खाली जो थैला लेके आएगा ठेकेदार सबको टिकट मिलेगा है। आंदोलन क्या करेगा? उनका फुफा करेगा सड़क पे आंदोलन। मैनिफेस्टो कौन बनाएगा?
आंदोलन करेगा रतन लाल, आंदोलन करेगा केपी चौधरी, प्रशांत कनौजिया, जंतर मंतर 5 साल पूरा वीडियो रखा हुआ है। नेता सब ट्विटर में बैठ के वोट चाहिए, अरे किस बात का चाहिए? हटाओ इस सबको, बाहर करो। और जितना नया नया अभी कुकुरमुत्ता नेता सब पैदा हो रहा है, उसको भी बोलो कि मैनिफेस्टो तैयार करो। अब बाबा साहब संविधान बात करो तो चर्चा करो, सेमिनार करो। कांशी राम जी मंडल कमीशन के लिए 500 सेमिनार किए थे देश भर में, पता है तुमको? हमारे नेता को, टुटपुजिया नेता सबको सेमिनार करने में, वैचारिक गोष्ठी करने में, इकोनॉमिक्स से बात करने में सर परमानेंट, सर कहां से बचेगा? लॉकडाउन में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, तत्कालिक रास्ता क्या दिख रहा है? तत्कालिक रास्ता क्या है? नेता सब बोले कि बंद करो, जाके बोलो मायावती को, अखिलेश यादव को कि बंद करो ना तो सड़क जाम कर देगा, संसद घेर लेंगे 20 लाख आदमी। ये बोलने में डर लगता है क्या? चौधरी जी क्या रास्ता है तत्कालिक? अरे यही तत्कालिक रास्ता है, घेरो, बोलो। जो देखिए डॉक्टर रतनलाल जी जो अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं और वो वेदना भी निकल के आ रही है, और बार बार एक बात वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने में नहीं, 5 करोड़ रुपया लोकसभा का टिकट लेने में तो उसके पास है, पर आंदोलन को वही आदमी 5 रुपए देने को तैयार नहीं है। ये मेरा अनुभव भी है, मैं डॉक्टर रतनलाल जी के मत से सर वो बाद में बात करेंगे। जो हत्याएं हो रही है उसको रोकने का उसका एक तरीका है, सुनो अब इस पर बहस नहीं। एक तरीका है, नेता सब जितना वोट लेता है ना दलित नाम पर, बैकवर्ड नाम पे, उसको बोलो कि मोदी जी, योगी जी और वहां पे जो महाराष्ट्र का सीएम है, ये सब नाटक लीला बंद करो, नहीं तो सरकार नहीं चलने देंगे। इतना बोलने में डालो, बोलो ट्वीट करने के लिए, सरकार संसद घेर लेंगे 50 लाख आदमी, मतलब और मैं भी चलूंगा। हाँ। यही आ रहे हैं ना कि नेताओं का ही सहारा है बहुजन समाज को, जब तक नेता भाई तो मेरा तुम्हारा कहने से 20,000 लोग सुनेगा, तो हमारे कहने में 20,000 लोग आएगा वहां पे। आज अखिलेश यादव मायावती बोल दे। चौधरी जी तत्कालिक रास्ता क्या है जिस तरह से लोग की हत्याएं रोज हो रही है? देखिए इसमें तो जो मेरा मत भी यही है कि संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन, इसका एक स्थायी समाधान होगा। अगर हम आयोग में जाते हैं वहां कोई सुनवाई नहीं, पार्लियामेंट कमेटी में जाते हैं वहां कुछ लिखते हैं, वो लोग कुछ लिखते भी हैं तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। जो संसाधन भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं, एसटी आयोग की सुनवाई नहीं, एसटी आयोग की कोई सुनवाई होती नहीं। अगर पहली बात तो वहां सुनवाई हो जाए बड़ी बात, और अगर वहां जाए और वो रिकमेंड कर दे तो उसे कोई मानता नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी SC ST उसकी हालत उससे भी, मंत्रियों की स्थिति यह है कि उनके बारे में को कहना ठीक ही नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता बचता है, जन आंदोलन, समाज को इकट्ठा करके सामाजिक शक्ति को बढ़ाएं और सरकार पर। केदार क्या लग रहा है, आप लोग जो जन आंदोलन चला रहे हैं उसका असर होता दिख रहा है? जी, जन आंदोलन का असर दिख रहा है, और ये जो जन आंदोलन है ये युवाओं का जन आंदोलन है, इसमें कोई भी नेता नहीं है, युवाओं का जन आंदोलन है। और महाराष्ट्र में जो क्रांति हुई है वो वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में क्रांति हुई। तब से महाराष्ट्र में समूह एक हुआ है और लड़ रहा है, और आंदोलन को रिजल्ट आ रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि CAA NRC के खिलाफ हम बौद्ध बोल के लड़ते हैं, मुस्लिम के साथ लड़ते हैं, OBC के आरक्षण के खिलाफ बौद्ध बोल के लड़ते हैं, चर्मकार पे अत्याचार होता है तो बौद्ध बोल के हम लड़ते हैं, और जब बौद्ध पे अत्याचार होता है तब सिर्फ अकेला बौद्ध लड़ता है। तो ये जो मानसिकता बनी है OBC की, यहाँ के मुस्लिम की, यहाँ के आदिवासी की, ये भी बदलना बहुत जरूरी है, तब जाके अमेरिका जैसा आंदोलन अपन यहाँ खड़ा कर सकते हैं। प्रशांत क्या हम लोग मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं जिस तरह की एट्रोसिटी हो रही है, और हम लोग को एक पत्रकार के तौर पे और क्या करने की जरूरत है? नहीं, पत्रकार के तौर पर हमें तो पहली बात तो बहुत इंटेंसिवली काम करना पड़ेगा, और हमारे लोग यहाँ दैनिक जागरण, भास्कर में लिख लेते हैं। हमें अपने लेखकों, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जब तक हम इनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती नहीं करेंगे तब तक इनको अक्ल नहीं आएगी। अब मैं अभी फिलहाल एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भारत में अफ्रीकन कम्युनिटी को हेट किया जाता है, नफरत किया जाता है। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भारत को एक्सपोज करना पूरी दुनिया के सामने कि भारत को, मतलब भारत में जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद है, उनको जो कम्युनिटी है, जो रूलिंग कम्युनिटी है, जब मैं किसी देश का नाम लेता हूँ तो वहां की रूलिंग कमेटी का नाम लेता हूँ, जो देश को चला रही है, समाज के ताने बाने को। आजकल राष्ट्रवाद का बहुत चरस, राष्ट्रवाद जमींदारों का कॉन्सेप्ट है, मजदूरों का नहीं। हम तो गिरमिटी हैं, हमें तो आप कहीं भी उठा के फेंक दो, वहां खड्डा खोद के रोटी कमा लेंगे। तो ये राष्ट्रवाद जो है, ये जमीन, जिसके पास जमीन होगी वो लड़ेगा राष्ट्रवाद के लिए। हमारे पास तो जमीन नहीं है, हमें तो कोई पट्टे पे मिली होगी 10 पैसा, वो भी नहीं पता कहाँ है, जाके चेक करोगे तो भी कब्जा मिलेगा किसी ठाकुर ब्राह्मण द्वारा।
मेरा कहना यही है, आप जो कह रहे हैं कि इसका फाइनल सोल्यूशन तो एक ही है कि आप पॉलिटिकल कूप कर दीजिए, दलित लोग सड़कों पे उतर के पूरी तरह बगावत करें, या फिर आपको फिर पैंथर स्टाइल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी कि एक मारेंगे तो हम पत्रकारों को क्या करना चाहिए, जब क्या भूमिका रहेगी? भारत का जो सवर्णवादी सामंती जो समाज है, इसको अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक्सपोज करना पड़ेगा, इनको बदनाम करना पड़ेगा, इनकी असलियत पूरी दुनिया को दिखानी पड़ेगी कि ये जो कहते हैं ना, और वो ट्विटर सोशल मीडिया पर संभव है, आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। अमेरिका, अफ्रीका और कई देशों के जो ब्लैक कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, उन काफी एक्टिविस्टों के साथ बातचीत करता रहता हूँ, उनके साथ संपर्क में रहता हूँ। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाया है कि ब्लैक लाइफ मैटर की ट्वीट जो इलाहाबाद में बैठा एक दलित भी कर रहा है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। तो जब दलित की हत्या होती है तो वाशिंगटन में बैठा कोई व्यक्ति जब लिखता है दलित लाइफ मैटर्स, सूडान में बैठा कोई व्यक्ति लिखता है दलित लाइफ मैटर्स, तो वो मैटर करता है। जी प्रशांत, शुक्रिया। रतनलाल जी चले गए, शुक्रिया उनका भी। केपी चौधरी साहब शुक्रिया। केदार आपका भी शुक्रिया। केदार क्या कहना है, कुछ लास्ट बाइंड अप कर रहे हैं? में ये बात है कि महाराष्ट्र में जो दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये एक दलित आतंकवादी हमले जैसा षड्यंत्र लग रहा है। एक के पीछे एक जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें आरएसएस है और सब जातिवादी तबके के लोग हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के आड़ में, कोरोना के आड़ में दलित आतंकवादी हमले का ये मॉडल तय किया है। आतंकवादी हमला स्पोर्ट डालना नहीं होता, ये भी दलित आतंकवादी हमला है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके खिलाफ दलित क्रांति के स्टाइल से महाराष्ट्र में युवा लड़ रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो। शुक्रिया केदार। मुझे लगता है कि इस देश में जो फूले की लाइन है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, दलित अत्याचार पे केदार मेरी अपनी राय है कि हम सब जो जिन्होंने बहुजन समाज को समझा, उस समाज में पैदा हुए हैं, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम इस राजनीति को समझते हैं, इस समाज को समझते हैं, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हों या आम लोग हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, अगर हम इंसानियत के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं तो ये हमारी हार है और मानवता की हार। ये एक बड़ी विडंबना है इस देश में कि जिस तरह से अमेरिका में 15% 14% अश्वेत अपनी लड़ाई काले लोग लड़ पाते हैं क्योंकि उनका लिबरल समाज साथ देता है। भारत में ठीक उल्टी विडंबना है कि यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उनको जानबूझकर अशिक्षित और मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस सबसे संसाधन विहीन समाज है। और इसलिए ये तमाम जो हम लोग आलोचना कर रहे थे, ये आलोचना नहीं था, दरअसल एक कोशिश है आईना दिखाने की कि जो वंचित समाज है, जो ऑपरेस सोसाइटी, जिसको रखा गया है, जिसको वंचित बना के रखा गया है, उनमें जो सबल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, प्रशांत जैसे लोग हैं, चाहे केपी चौधरी जैसे या रतनलाल जैसे या केदार जैसे लोग हैं, जिनको लगता है कि गलत हो रहा है, तो समय है कि वो उनको घरों से निकले और गलत को संवैधानिक तरीके से गलत कहें। और इसमें हम जैसे पत्रकारों की भूमिका और बड़ी हो जाती है। तमाम खतरे उठाते हुए, वो खतरा जिंदगी का भी हो सकता है, सच के साथ आपको खड़ा होना होगा क्योंकि आपने बाय चॉइस पत्रकारिता चुनी है। उसी तरह से मुझे लगता है चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेस हो, आप जो भी, अगर आप बहुजन समाज से हैं और आप मेहनत कष्ट की तकलीफ के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है और आज हाशिए पर है, बाबा साहब उसी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम आज तन पर कपड़ा ओढ़ पाए हैं, पहन पाए हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस समाज की लड़ाई आगे बढ़ाएं, उस संवैधानिक तरीके से उसकी बात को उठाएं जिनके साथ शोषण हो रहा है। आप लोग की क्या राय है सोशल मीडिया पर? ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी राय भी दे सकते हैं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप तमाम लोग का शुक्रिया। प्रशांत, स्पेशली आपका शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और आगे भी हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया आप सब लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।